बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि मैं इस फील्ड में दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे इस दलदल की फील्ड से मुझे बचा लें। जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं इस फील्ड में दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ। और एक छोटा सा बच्चा है, उसके साथ तो मैं जॉब कर नहीं सकती हूँ। अगर जॉब करूँगी भी तो उससे मेरे घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे। तो कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई अच्छा शख्स अगर मेरी अखराजात ज़रूरियात पूरी करेगा तो मैं इंशाल्लाह उसके साथ ज़रूर करूँगी, जो मुझे और मेरे बेटे को अपनाएगा। जी, मैं ये चाहती हूँ कि कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरी हेल्प कर दे। और मैं इस दलदल में दोबारा नहीं जाना चाहती। मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैंने 5 साल इज़्ज़त से गुजारे और मैं आगे और मज़ीद मैं नहीं जाना चाहती। मैं इस दलदल में नहीं जाना चाहती। उसने मुझे ये बोला था कि मैं शादीशुदा था, मेरी बीवी बच्चे एक्सीडेंट में मारे गए हैं। अच्छा। इस वजह से उसने कस्में खाई हैं। मैंने कहा शायद इस इंसान को चोट लगी हुई है बीवी बच्चों की वजह से, तो इसलिए मैं उस पर भरोसा खा लिया। मैंने उस पर भरोसा कर लिया कि शायद इस बंदे को ठोकर लगी हो, तो कम से कम ये बंदा इतनी चाहत दिखा रहा है मेरे साथ, तो मैं शायद इसके साथ, ये मेरे साथ ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहता है, शायद मुझे इस दलदल से निकालना चाहता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा फ्रॉडिया इंसान था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 25 साल फलक मौजूद हैं। आज से 5 साल पहले ये एक डांसर रह चुकी हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया। डांस करते हुए किसी ने इनको ये बोला कि आप ये डांस वगैरह छोड़ दें, मैं आपको इज़्ज़त की ज़िंदगी देता हूँ, आप घर बैठ जाएँ, आपका सारा खर्चा मैं उठाऊँगा, मैं आपसे शादी करूँगा। जिस शख्स ने ये बात की थी, वो उस शख्स ने इनको इस्तेमाल किया, एक बच्चा पैदा किया और इनकी जो जमा पूंजी थी वो सारी लेके फ़रार हो गया। ये सारा वाक़या, ये सारा मामला कैसे हुआ, हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़लक, मुझे ये बताइएगा कि ये सारा मामला आपके साथ कैसे हुआ और आप इस फील्ड में कैसे पड़ गई? आप तो माशाल्लाह एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, मैंने आपका घर बार देखा है सारा, फैमिली से मिला हूँ मैं। इस फील्ड में कैसे चली गई आप? जी, आपको क्या बताऊँ, मैं 3 माह की थी, वाल साहब की डेथ हो गई है। माँ मेरी ने बहुत मेहनत मज़दूरी करके, फैक्ट्रियों में काम करके, लोगों के घरों में काम करके मुझे और मेरे भाई को पाला। वालदा मेरी बूढ़ी हो गई थी, उनसे कोई काम नहीं होता था, तो घर में मैं ही बड़ी थी। तो मुझे घर के हालात बहुत बुरे नज़र आते थे, सहा नहीं जाता था। लेकिन मैंने फिर जॉब की कोशिश की है, जॉब ढूंढने की कोशिश की है। 1-2-4 जगह पे मैंने जॉब की भी है, लेकिन मुझे पे बहुत कम थी, उसमें मेरे घर का गुजारा नहीं होता था। तो मुझे फिर मेरी एक जानने वाली ने बताया कि इस फील्ड में बहुत पैसा है, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़लालत तो है, लेकिन पैसा है, तुम्हारे घर के हालात बहुत ठीक हो जाएंगे। तो बस मैं अपने घर के हालात देख नहीं सकी, तो इस वजह से मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। इतने अच्छे फैमिली की लड़की जब वो फर्स्ट टाइम ऐसी फील्ड में गई है, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? घर वाले किस तरह मनाया, क्या मामला हुआ? जी, मेरे घर वालों को पहले तो नहीं पता था, मेरी वालदा को पहले नहीं पता था कि मैं ये काम कर रही हूँ। मैंने वालदा से चोरी काम किया है। जब घर में थोड़े से पैसे अच्छे आने शुरू हो गए हैं, तो फिर आस्ता आस्ता मैंने अपनी वालदा को बता दिया। तो फिर मेरी वालदा ने भी यही बोला, चलो भूखे मरने से तो चलो कोई बात नहीं बेटा, जलालत की ज़िंदगी ज़रूर है, लेकिन चलो भूखे मरने से तो अच्छा है। तो फिर मेरे घर वालों को पता चल गया, तो मेरी वालदा ने मुझे फिर इजाज़त दे दी थी ये काम करने की। जी, मैं पाकिस्तान में भी काम करती रही हूँ, मैंने गैदरिंग फंक्शन किए हैं, यहाँ पे मैं शादी वगैरह के भी फंक्शन करती रही हूँ। फिर मुझे आस्ता आस्ता किसी ने मुझे बाहर का लालच दे दिया कि बाहर ऐसे लड़कियाँ जाती हैं, यहाँ पे पेमेंटें लेके जाती हैं, लाख लाख 2-2 लाख लेती हैं, तो आपको ये काम बहुत अच्छा रहेगा, इतने तुम पाकिस्तान में नहीं कमाती हो जितना तुम बाहर कमा लोगी। कि मैं लालच में आ गई थी, मैंने भी सोचा चलो मेरा भी कुछ बन जाएगा, मैं अपने लिए घर बना लूँगी। फिर मैंने दुबई के टूर करने शुरू कर दिए हैं। दुबई में मुझे फिर एक बंदा मिला, उसने मुझे निकाह का लालच दिया, बोला कि मैं तुम्हारे अखराजात पूरे करूँगा, तुम्हारे लिए घर लूँगा, तुम्हारे लिए गाड़ी लूँगा, तुम्हारे पूरे मतलब कि तुम्हारा पूरा जो भी ज़रूरियात हैं वो मैं तुम्हारी पूरी करूँगा। तो उसने मुझे निकाह का लालच दिया। फिर मैंने बोला मैं कब तक इस दलदल में ज़िंदगी गुजारूँगी, इस दलदल में कब तक रहूँगी। मैं भी एक आखिर औरत थी, तो मेरा भी दिल चाहता था कि मेरा भी घर बन जाए। तो बस मैं इसी लालच में आके मैंने उसके साथ निकाह कर लिया। मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, मैं भी नहीं चाहती थी कि ये मैं ज़लालत की ज़िंदगी गुजारूँ, बस मजबूरी के तहत मुझे इस काम में जाना पड़ा। क्योंकि आपको पता है इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़लालत है, गंदी गंदी बातें सहना पड़ती है, लोगों का मजाक बनना पड़ता है, सामने वाले शख्स को क्या पता कि इसके दिल पे क्या गुजर रही है। हम भी इंसान हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है।
अच्छा, आपका निकाह जब आपका हो गया है तो फिर आप बता रही थी मुझे कि आपके साथ फ्रॉड भी हुआ है और वो शख्स आपके साथ चलता भी नहीं सही से रहा, वो किस तरह से हुआ है? पहले उसने मेरे साथ निकाह किया, दो दो कुछ साल वो मेरे साथ ठीक रहा है, मुझे खर्चा देता रहा है, यही 20,000 30,000 जो एक औरत को बस खर्चा एक मर्द देता है, इतना ही देता रहा है। उसके बाद वो आस्ता आस्ता उसने अपने रवैये चेंज कर लिए, आस्ता आस्ता वो औरों के हाथों में चला गया। और जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लब हैं, तो वो हर क्लब में हर अपने लिए एक लड़की रखना पसंद करता था। आप बता रही हैं कि हर क्लब में वो लड़की रखता था, इतना याश किस्म का लड़का बंदा था वो? जी जी, बहुत ज़्यादा। तो जब आपने शादी की है, जब आपको उसने प्रपोजल दिया था कि मैं आपको इज्जत की ज़िंदगी दूंगा, घर भी उठाऊंगा, आपका खर्चा उठाऊंगा, उस वक्त आपको आइडिया नहीं हुआ कि यार ये तो बंदा तमाशबीन है, मेरा डांस देखने के लिए आता है? तो उस वक्त नहीं आइडिया हुआ आपको? जी, उस टाइम उसने मेरे साथ झूठ इतने बड़े बड़े बोले थे, उसने कस्में उठाई हैं, कुरान की कस्में उठाई हैं, अपना सब कुछ उसने इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाई हैं। आखिर मैं भी मुसलमान हूँ तो मैंने भी उसकी कस्मों पे यकीन कर लिया। अच्छा, फ्रॉड की कहानी में बाद में सुनूंगा, मेरे यहाँ पे एक माइंड में सवाल आ रहा है कि आप ज़ाहिर जब बंदा गुर्बत की ज़िंदगी से निकल के जब लग्जरी लाइफ में आता है तो उस वक्त तो बंदा लाखों रुपए कमा रहा होता है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो आपने उस वक्त जो फिर वो आपको 20-30 हज़ार महाना खर्चे के ऊपर उसने आपको एग्री कर लिया, तो आपको फील नहीं हुआ कि यार मैं लाखों रुपए कमा रही हूँ, जैसे की ज़िंदगी जी रही हूँ मैं, तो ये लाइफ मुझे कैसे मिलेगी, घर बिठा दिया, सारा कुछ हो गया? जी, मैं इस बात से खुश थी क्योंकि मुझे घर में इज़्ज़त की रोटी मिल रही थी। वो जो भी था जैसा भी था, मैंने कहा चलो मुझे इज़्ज़त तो दे रहा है ना, क्योंकि मैं भी इस दलदल की ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए मुझे इज़्ज़त चाहिए थी। सही है। चलें, अब ये ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि फ्रॉड कैसे हुआ फिर? 2 साल आप बता रही कि सही रहा आपके साथ, एक बेटा भी आपने उसका बेटा पैदा किया है, तो फिर फ्रॉड किस तरह से हुआ आपके साथ? जी, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, 2.5 साल का बेटा है मेरा। ठीक है। तो वो भी फ्रॉड, पहला ये उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है कि एक तो उसने मुझे बताया था कि मैं उसकी तीसरी बीवी हूँ। तीसरी बीवी? जी, ये उसने मुझे नहीं बताया था। ये मुझे तब पता चला जब मुझे 8वां मंथ था, तो तब मुझे पता चला कि मैं उसकी तीसरी बीवी। उसने मुझे ये बोला था कि मैं शादीशुदा था, मेरी बीवी बच्चे एक्सीडेंट में मारे गए हैं। अच्छा। इस वजह से उसने कस्में खाई हैं। मैंने कहा शायद इस इंसान को चोट लगी हुई है बीवी बच्चों की वजह से, तो इसलिए मैं उस पर भरोसा खा लिया। मैंने उस पर भरोसा कर लिया कि शायद इस बंदे को ठोकर लगी हो, तो कम से कम ये बंदा इतनी चाहत दिखा रहा है मेरे साथ, तो मैं शायद इसके साथ, ये मेरे साथ ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहता है, शायद मुझे इस दलदल से निकालना चाहता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा फ्रॉडिया इंसान था। दूसरा फ्रॉड उसने मेरे साथ ये किया है कि मैंने कमाया था अपना पैसा, जो मैं शादी से पहले मैंने अपने लिए जमा किया था, जो मैंने सोचा चलो मैं अपना एक घर बना लूँ, मैं अपनी छत बना लूँ, मैं किरायों पे दर बदर धक्के खा रही हूँ, कभी मैं यहाँ पे सामान उठा रही हूँ, कभी मैं यहाँ पे सामान उठा रही हूँ। उसने तो वादे मेरे साथ बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन दिया तो उसने मुझे कुछ भी नहीं है। फिर ऐसा वक्त आता है कि वो इंसान मेरे सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मेरे हालात ठीक नहीं हैं, मेरे हालात ठीक नहीं हैं। तो मैं फिर उसकी बातों में आ गई। मैंने कहा चलो बीवी अपने शोहर की हेल्प करती रहती है, मैंने कहा मेरे भी तो पैसे पड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, मेरे शोहर के काम आ जाए। तो उसने मेरे से फरार करके 7.5 लाख रुपए मुझसे ले लिया। तो वो उसने वापस नहीं किया आपको? नहीं, अभी तक उसने मुझे वापस नहीं किया। और उसने मुझे, अब ये 1 मंथ हो गया, मुझे उसने तलाक दे दी है, और ना ही उसने मुझे पैसा दिया और ना ही उसने मुझे कुछ और दिया। आपने रब्ता करने की कोशिश की उससे? जी, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया जगह से। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपका निकाह हुआ वो पाकिस्तान में हुआ था या उधर दुबई में हुआ था? नहीं नहीं, पाकिस्तान में हुआ था। तो रहती भी पाकिस्तान में रही हैं? जी, मैं पाकिस्तान में रहती रही हूँ। वो 1-2 दफ़ा मेरे पास आया था और 3 दफ़ा मैं उसके पास गई थी। तो आपने उसे ये नहीं कहा कि मैं यहाँ मतलब पाकिस्तान में हूँ, तुम दुबई में हो, मुझे अपने पास बुला लो, हम वहाँ पे ज़िंदगी गुजारेंगे फ़लाँ फ़लाँ? जी, 1000 बार बोल रहा था। वो यही बोलता था नहीं अखराजात नहीं मैं पूरे कर सकता। आप तो मुझे बता रही थी कि उसके क्लब हैं, उसके फैक्ट्रियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या, करोड़पति इंसान है। जब एक इंसान का एक औरत से दिल भर जाता है ना, जब उसकी ख्वाहिश पूरी होगी, जो वो पहले मुझे कहता था मैं उसकी मानती नहीं थी, जब उसने निकाह करके उसने अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर ली है, तो फिर ज़ाहिर मर्द औरत से बन जाता। और वो शख्स तो हर रंग बिरंगी तितलियाँ मतलब के रखना पसंद करता था। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि मैं ये कहता हूँ कि देखें, हम डेली बेसिस पे ऐसी हज़ारों वीडियोस देखते हैं, लेकिन समझा ये जाता है कि जो ये इस फील्ड की लड़कियां होती हैं, जो स्टेज डांसर्स होती हैं, या जो मतलब किसी भी किस्म की जो इस फील्ड की ख़ास तौर पे लड़कियां शोबिस की,
वो बहुत चालाक शार और बड़ी रंगबाज औरतें होती हैं और फ़लाँ 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 फ़लाँ। ऐसी मासूम लड़कियां भी उनमें से होती हैं कि जो इस तरह के लोगों के झांसे में आ जाती हैं, ठीक है ना। हालांकि ऐसी जो लड़कियां होती हैं ना, देखें कहा यह जाता है कि इनको तरह तरह के बंदे का मतलब पता होता है, घर घर का होता है ना, घाट घाट का पानी पिया होता है, बंदे की पहचान हो जाती है। लेकिन जब ये उन लोगों को होती है जो इस फील्ड के जो वो क्या कहते हैं कि जो जद्दी पुश्ती लोग हैं, जो फील्ड दर नस्ल इस फील्ड के अंदर चलते आ रहे हैं। अब यकीन करें, जब मैं ऑफ कैमरा इनसे बात कर रहा था तो मुझे मतलब इतना दुख हुआ इनकी स्टोरी सुन के, और यकीन करें इतनी मासूम है, इसको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, और बड़ा ही इसको जो है ना वो मतलब बेवकूफ़ बना के इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा के इसको लूटा गया है, और पता नहीं क्या क्या मामला हुए हैं इसके साथ। फलक, मुझे ये बताइएगा कि अभी आप बता रही कि महीना हो गया आपको उसने तलाक दे दी है, तो पिछले 1.5-2 साल से आपको ख़र्चा भी नहीं दे रहा था, तो अभी मतलब किस तरह से गुजारा चल रहा है, और अब हमारी अवाम आपको देख रही है, उनसे क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मैं अब दोबारा इस फील्ड में नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने 5 साल मैं घर में बैठी रही हूँ, मैं नहीं चाहती मैं दोबारा दलदल की ज़िंदगी में जाऊँ। जी, मैं ये चाहती हूँ कि कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरी हेल्प कर दे, और मैं इस दलदल में दोबारा नहीं जाना चाहती। मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैंने 5 साल इज़्ज़त से गुजारे हैं, और मैं आगे और मज़ीद मैं नहीं जाना चाहती, मैं इस दलदल में नहीं जाना चाहती। नाज़रीन, थोड़ा सा इमोशनल हो गई हैं, क्योंकि आप आइडिया कर सकते हैं कि जो बेवफाई का दुख होता है वो कितना तकलीफ़ दे होता है। उसकी दूसरी बात यह है कि अकेली हैं, ठीक है, ज़लालत की ज़िंदगी छोड़ के इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की है, लेकिन उनके साथ भी फ़राड हुआ है, धोखा हो गया है, तो अभी ये दोबारा उस फील्ड में नहीं जाना चाहती हैं। फ़र्क मुझे ये बताइएगा कि अभी माशाल्लाह जवान हैं आप, तो अकेले तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, तो आगे ज़िंदगी का क्या प्लान है? दोबारा शादी करनी है, नहीं करनी, क्या करना है? जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं इस फील्ड में दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ, और एक छोटा सा बच्चा हैगा, उसके साथ तो मैं जॉब कर नहीं सकती हूँ। अगर जॉब करूँगी भी तो उससे मेरे घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे। तो कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई अच्छा शख्स अगर मेरी अखराजात ज़रूरियात पूरी करेगा तो मैं इंशाल्लाह उसके साथ ज़रूर करूँगी, जो मुझे और मेरे बेटे को अपनाएगा। अच्छा, मुझे ना लास्ट में ये बताइएगा कि अगर अगर खुदा ना खास्ता, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाए, कोई आपकी हेल्प कर दे। हमारे जो देखने वाले हैं ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं, बड़ी हेल्प करते हैं लोगों की। अगर आपको कोई ऐसा इंसान ना मिला या आपकी किसी ने मदद ना की, तो फिर क्या करेंगी? तो फिर ज़ाहिर सी बात है, मजबूरी तो फिर यही है कि फिर मैं एंड पे यही है कि फिर मैं दोबारा इस दलदल में जाऊंगी। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि मैं इस फील्ड में दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे इस दलदल की फील्ड से मुझे बचा ले। इनका जैज़ कैश अकाउंट हम इनकी इजाज़त से लगा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके इनकी हेल्प करें। अगर कोई शख्स इनका प्रॉपरली महीने का ख़र्चा उठा सकता है तो वो उठा ले, कोई इनको वैसे सपोर्ट कर सकता है तो वो कर ले। या मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक दो वीडियोज़ में पहले भी बताया आपको कि मेरा जो मकसद है वो मैं ये चाहता हूँ कि हर महीने हेल्प करने से बेहतर है कि कोई ऐसा कारोबार, कोई ऐसा काम करवा दिया जाए ऐसे हमारे बहन भाइयों को, जो जिससे वो अपना लाइफ टाइम जो है ना रोज़गार चलाती रहे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इनकी लाजमी हेल्प कीजिएगा। और लास्ट में जाते जाते एक रिक्वेस्ट और है कि खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो इनकी मदद करना चाहते हैं। जो फजूल किस्म की कॉलें करते हैं उनसे हर बार रिक्वेस्ट की जाती है कि यार ऐसा ना किया करें। देखिए, गरीब की हाल लगेगी ना तो यकीन करें सारा कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये लोग पहले ही परेशान हैं, पहले ही टेंशन में हैं, पहले उनको ज़िंदगी का पता नहीं कि हमारे साथ क्या होना है। सिर्फ वो लोग कॉल करें जिन्होंने इनकी हेल्प करनी है, जिन्होंने इनको कुछ भेजना है। जो फजूल किस्म की कॉलें करते हैं, उल्टे सीधे मैसेज करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो इनको प्लीज़ तंग ना कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।